हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 24 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है फाइब्रोइन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन क्या है? फाइब्रोइन एक अघुलनशील प्रोटीन है। सबसे पहली बात, ये एक प्रोटीन है और वो भी अघुलनशील प्रोटीन है जो कीटों द्वारा उत्पादित रेशम में मौजूद होते हैं। जितने भी कुछ कुछ कीट हैं, कीट के मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, उनके द्वारा उत्पादित जो रेशम होते हैं उसी में ये मौजूद होते हैं फाइब्रोइन। एग्जाम्पल जैसे बॉम्बिक्स मोरी का लार्वा, बॉम्बिक्स मोरी का लार्वा, ठीक है। उसके बाद अन्य कीट के भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एंथेरिया, एंथेरिया, एंथेरिया हुआ, क्रिकुला हो गया, क्रिकुला हो गया, सामिया हो गया और गोनोमेटा भी हो जाएगा। ये सभी कीट जो हैं इन सब के द्वारा जो उत्पादित रेशम होते हैं उसी में ये फाइब्रोइन प्रोटीन होते हैं। और नियोप्रिन और टेफ्लॉन क्या है? ये दोनों एक सम बहुलक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक, ये क्या हो जाएगा? शहद, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज होते हैं वो ग्लूकोज का प्रमुख घटक है। और जो सुक्रोज है इसको चीनी भी कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है। और अगर जब सुक्रोज जब ब्रेक डाउन होगा ना, इसका जब अपघटन होगा तो वही सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम ही फॉर्मूला होता है C6H12O6, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो। तो चीनी के लिए अगर बोला जाए तो आपका हो जाएगा C12H22O11 और शहद की बात करी जाए तो घटक हो जाएंगे फ्रुक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज का आप जान ही रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको बताना है कि जो लोहे होते हैं उसको जंग रहित बनाने में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन है। तो ये सारे ही धातु हैं, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये दो ऑप्शन है कि धातु है तो ये तो पहले ही नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम का जो सिंगल होता है Cr होता है। सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि क्रोमियम का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो क्रोमियम का उपयोग इसलिए करती हैं कि क्योंकि क्रोमियम में जंग नहीं लगता, ठीक है। और जंग नहीं लगता और यह ऑक्सीकारक के प्रतिरोध को बढ़ाता है और इसी वजह से जो है कि इसी का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम जो है ना, ये क्रोमियम जो है एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक Cr होता है और परमाणु संख्या 24 होती है। अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट है, ठीक है। और शुद्ध क्रोमियम अगर हमको प्राप्त करना होगा तो शुद्ध क्रोमियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो शुद्ध क्रोमियम एल्यूमिनियम के साथ उसमें अपचयन द्वारा या त्रिसंयोजक क्रोमियम विलयों के विद्युत अपघटन द्वारा यह निर्मित होता है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि खाने का नमक किसका बना होता है। तो खाने का नमक का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NaCl होते हैं खाने का नमक का फॉर्मूला। तो खाने का नमक का फॉर्मूला किसका होता है? ऑप्शन है कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार, कोई नहीं या एक से अधिक। पहले तो आपको यह जानना होगा कि लवण बनता कैसे। जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो वो लवण बनाते हैं। लेकिन कैसा कंडीशन में ये वाला नमक बनता है NaCl? तो पूर्णता उदासीन होने के लिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार मिलकर बनाते हैं NaCl। तो क्या हो जाएगा? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। अगर उनमें से कोई अगर एक स्ट्रांग रहा दूसरा वीक रहा तो जो सॉल्ट हो जाएंगे उसी प्रकृति के हो जाएंगे जिस प्रकृति के मतलब बड़े ताकतवर वाले, चाहे अम्ल होंगे तो अम्ल और क्षार होंगे तो क्षार। जैसे यहाँ पे ये वाले में कंडीशन में क्या हो जाएगा? मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार में। तो इस वाले में जो लवण बनेंगे तो वो अम्ल लवण बनेंगे और अगर मजबूत क्षार रहे और कमजोर अम्ल रहे तो क्या बनेंगे? क्षारीय लवण हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, इसमें कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार होना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटता है निर्वात की स्थिति में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ठीक है। तो भारहीनता
कब प्रतीत होती है? जब गुरुत्वाकर्षण जो है खत्म हो जाएगा, तो उस समय ऑलरेडी जो पृथ्वी की ओर से जो खिंचाव बल लग रहा है, नीचे से एक जो खिंचाव बल लग रहा है, वो खिंचाव बल तो समाप्त हो जाएगा। जब वो खिंचाव बल समाप्त हो जाएगा तो स्वतः कोई भी वस्तु भारी हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो भार मतलब वस्तु का भार में भी कमी आएगी, लेकिन पूरी भारहीन तब होगा जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक बात मैं ये बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या अंतर है। किसी भी दो वस्तु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और अगर दो वस्तु में कोई एक वस्तु अर्थ है यानी पृथ्वी है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। जैसा हमने वो डायग्राम बताया वो गुरुत्व बल के लिए था, क्योंकि उन दोनों में से एक वस्तु पृथ्वी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ऑप्शन है पेट्रोल इंजन में, भाप इंजन में, डीजल इंजन में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर एक यांत्रिक उपकरण है, पहली बात। ठीक है, और इस उपकरण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह हवा और ईंधन को मिलाकर दहन के लिए तैयार करता है। हवा और ईंधन को मिलाकर दहन तैयार करता है। यह इंजन के अंदर हवा खींचकर उसे ईंधन के साथ वायु ईंधन अनुपात को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी वजह से कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल वाले इंजन में करते हैं। जबकि डीजल इंजन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि डीजल के सपिंडन आधारित दहन के लिए ईंधन इंजेक्शन की जरूरत होती है, जो कि एक उपकरण है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कुल आंतरिक परावर्तन होता है, कौमा, जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन है जल से कांच में, हीरे से कांच में, वायु से जल में, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस करा रखा है कि जो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कि जो प्रकाश, सबसे पहले यहां पे डायग्राम के जरिए में आपको समझाते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाए तो अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा कंडीशन, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो अभिलंब की ओर लाइट झुकती है। ठीक है, तो यहां पे आप ये जो अपवर्तनांक डिसाइड करता है, क्योंकि ये बात तो आप जान गए कि डेंसर टू रेयर मीडियम जाएंगे तो जो लाइट है अभिलंब से दूर हटेगी। अब लेकिन अगर ऑप्शन में अगर वाटर, एयर, ग्लास कुछ भी रहे तो फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा डेंसर है? तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं हर किसी के अपवर्तनांक को याद करके। आप वायु का अपवर्तनांक याद कर लीजिए। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, यानी वाटर का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो इस प्रकार सबका अपवर्तनांक आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें से और भी एक कंडीशन है जो यहां पे डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। इस प्रकार अगर अधिक अपवर्तनांक वाला है, ठीक है, अधिक अपवर्तनांक वाला है और वो अगर कम अपवर्तनांक वाले में आए, ठीक है, और वो कम अपवर्तनांक वाले में आए तो ही वो क्या होते हैं? अभिलंब से दूर हटते हैं लाइट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढेंगे कि जो कि ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जा रहे हो। तो हीरे का जो होता है अपवर्तनांक होता है आपका 2.42, अभी हमने बताया, और कांच का अपवर्तनांक होता है आपका 1.5। तो इनमें से सिर्फ यही एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है कि कम अपवर्तनांक वाले से ज्यादा अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले में जा रहा है। तो इस प्रकार जो ज्यादा अपवर्तनांक वाले मीडियम होते हैं वो होते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, और जो कम अपवर्तनांक वाले होते हैं रेड मीडियम। अब क्लियर हो गया? डेंसर टू अगर रेड मीडियम जाए तो यहां पे देखिए, अगर डेंसर टू रेड मीडियम आ रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है, और अभिलंब से दूर हटेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। क्योंकि जब अभिलंब से दूर हटती है तो दूर हटते हटते एक ऐसा कंडीशन आता है, दूर हटती है और वो पूरी ऐसे हो जाती है, मतलब पूरा सीधे में हो जाती है, और फिर जिस तरफ से आती है उसी तरफ लौटने लग जाती है। जिस मीडियम से मतलब आ रही है उसी मीडियम में लौटने लग जाती है। जैसा पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नीचे डायग्राम है, पहले तो अभिलंब से दूर हट रही है, और तीसरे वाले फिगर में आपने देखा, या तीसरे वाले फिगर में, कि अभिलंब से दूर हटते हटते ऐसा कंडीशन आया कि जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में लाइट वापस लौट रही है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं कुल आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे ये कंडीशन आपको बस याद रखनी है। इस प्रकार मैं यहां पे बना दे रहा हूं, तो अधिक अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले में जाएगी तो दूर हटेगी, और अगर कम अपवर्तनांक वाले से अधिक अपवर्तनांक में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखेगा। और कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा मीडियम क्या है, रेड मीडियम, डेंसर मीडियम? तो अपवर्तनांक पे डिसाइड कीजिएगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वही होंगे डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो होंगे रेड मीडियम यानी विरल माध्यम। ठीक है, तो सबका अपवर्तनांक आपको बेसिकली याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु यानी स्पाइंडल फाइबर गुणसूत्र के कौन से भाग से जाकर जुड़ता है? ऑप्शन है सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर,
छोटी भुजा कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका काइनेटोकोर। तो सबसे पहले गुणसूत्र का चित्र बना लेते हैं। एक गुणसूत्र जो होते हैं इस प्रकार होते हैं गुणसूत्र, ये हमने बनाया गुणसूत्र, ठीक है। अब इसमें जो इस प्रकार आते हैं, यहां पे एक डॉट दे देता हूं और यहां पे हम डायग्राम भी इसका दिखाएंगे, ठीक है। और ये वाले भाग जो आपको दिख रहे हैं ये आपका काइनेटोकोर, ठीक है। इसी से आके आपके इस प्रकार स्पाइंडल फाइबर आके जुड़ते हैं। जबकि सेंट्रोमियर किसको कहते हैं? सेंट्रोमियर इस पूरे बीच वाले भाग को कहते हैं सेंट्रोमियर। और शॉर्ट आर्म किसको कहते हैं? जो ऊपर वाली भुजाएं हैं ऐसी, ये थोड़ा शॉर्ट होता है और नीचे वाला जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो और दोनों को अलग अलग जो दिख रहे हैं आपको इसको कहते हैं नन सिस्टर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है आपका डायग्राम, बीच वाले सेक्शन को बोला जाता है, इस बीच वाले सेक्शन को हमने कहा सेंट्रोमियर। और बीच वाले सेक्शन के क्वेश्चन अगर डीप पूछेगा तब ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर बीच वाले भाग को बोलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है काइनेटोकोर, ठीक है। और ये नन सिस्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से संघ के जीवों में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है? ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस। क्यों प्लेटीहेल्मिन्थस होता है? क्योंकि जो पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है आपका प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया जो होते हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के जीव हैं। इसी वजह से पुनरुद्भवन की क्षमता प्लेनेरिया में अधिक होने के कारण ये प्लेटीहेल्मिन्थस में इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, जो कि रिलेट करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। और जो प्लेनेरिया होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ये प्लेनेरिया होते हैं, यहां पे लगेगा कि छोटा छोटा दो आंख है, इसको कहीं से भी सेक्शन से काट दिया जाए तो ये पूरा पूरा अपना बॉडी बना लेता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा संघ होता है, इसमें कीट मकड़ी यही सब आते हैं, मक्खी यही सब आते हैं। और एनीलिडा में अर्थवॉर्म, लीच यही सब आते हैं, जिसमें कि खंडीवन होता है इस प्रकार, ठीक है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरीसृप तथा पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी को कहते हैं। ऑप्शन है आर्कियोपेट्रिक्स, लाइकेन, एकिडना कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले समझ लीजिए जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं। जोड़ने वाली कड़ी जो होती है यानी कुछ दो ऐसे जगत होते हैं, मतलब दो ऐसे जीव होते हैं जो दोनों को संबंध को बनाए रखने में मदद करते हैं, तो वैसे को कड़ी बोलते हैं हम लोग, योजक कड़ी। तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि सरीसृप और पक्षी वर्ग, दोनों सरीसृप और पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोपेट्रिक्स। जबकि एकिडना क्या है? एकिडना आपका सरीसृप यानी रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। रेप्टाइल और स्तनधारी यानी मैमल्स, इन दोनों के बीच की कड़ी को बोलते हैं एकिडना, यानी इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से बोलते हैं योजक कड़ी। जैसे लाइकन के ले लीजिए एग्जांपल, फंगी, ठीक है, और अलगी दोनों के बीच के योजक कड़ी को बोलते हैं लाइकन, ठीक है। इसको सहजीवी भी कहते हैं लाइकेन को। तो इस प्रकार योजक कड़ी को कहते हैं। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर आपको इसी तरह की एमसीक्यूज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर किया करें, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।